Good morning students, I am Pradeep Singh Yadav and today we will discuss about errors occurs in delta modulation. इस टॉपिक के पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने डेल्टा मॉड्यूलेशन को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने वहाँ पे पिछले लेक्चर में बताया था कि डेल्टा modulation is a process to convert analog signal into digital form, but at that time or in this process we use only one bit for representation of sample. ठीक है, और क्योंकि डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम सिर्फ एक बिट का यूज करते हैं सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट्स व्हाई डेल्टा मॉड्यूलेशन स्कीम इज आल्सो नोन एज वन बिट क्वांटाइजेशन स्कीम। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा मॉड्यूलेशन स्कीम इज आल्सो नोन एज वन बिट क्वांटाइजेशन स्कीम। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। ठीक, अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही बताया था जब हम इसका ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किए थे डेल्टा मॉड्यूलेशन का, कि जो भी हमारा इनपुट एनालॉगस सिग्नल होता है उसको हम जो फीडबैक पाथ से जो सिग्नल आता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के बाद जो भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है उसको जब हम लोग मिक्सर या मॉड्यूलेटर के मॉड्यूलेशन के थ्रू मॉड्यूलेट करते हैं तभी हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। ऐसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है, आप लोग एक बार पिछले लेक्चर में जाके वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर देखा था उसमें एक चीज तो हमें क्लियर है कि जब हम किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल को जब हम डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग डेल्टा मॉड्यूलेशन तो हमें आउटपुट में एक स्टेयर केस सिग्नल मिलता है। ठीक है, आउटपुट में हमें एक स्टेयर केस सिग्नल मिलता है और जो भी स्टेयर केस सिग्नल हमें मिलता है उसके जो भी स्टेप साइज होती है, स्टेप साइज मतलब स्टेयर की हाइट। ठीक, तो जो भी स्टेयर की हाइट होती है, स्टेप साइज होती है, वो फिक्स्ड होती है। बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को? क्योंकि इस स्टेप साइज की वैल्यू फिक्स्ड होती है, क्योंकि डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टेप साइज की वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसी कारण जो हमारे डेल्टा मॉड्यूलेशन में दो टाइप के एरर इंट्रोड्यूस होते हैं। बात समझ में आई? पहला जो हमारा एरर है, फर्स्ट एरर इज नोन एज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एरर एंड द सेकंड एरर इज नोन एज ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन, या कुछ जगह इसको आइडियल नॉइज डिस्टॉर्शन या आइडियल डिस्टॉर्शन भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट अगर आगे दोनों डिस्टॉर्शन को डिस्कस करेंगे। अगर ये दोनों डिस्टॉर्शन को, दैट इज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन और ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन को अगर मैं एक ही डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो आप ये डायग्राम एक बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक साइनोसॉइडल सिग्नल मैंने लिया है, जो आप लोगों को एक कंटिन्यूअस सिग्नल दिख रहा होगा, ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, लेकिन मैं यहाँ पे इन दोनों एरर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए साइनोसॉइडल सिग्नल को कुछ डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आप अगर देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का जो मैंने साइनोसॉइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट किया है ये बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है बहुत ही तेजी से हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस टाइम के बाद बात करूं तो इस टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो भी एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है वो बहुत ही मिनिमम है या नहीं के बराबर है। बात समझ में आई? ठीक, तो अगर हमारे साइनोसॉइडल सिग्नल में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होगा तब हमारा जो एरर ऑकर होता है वो हमारा स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन होता है। ये कैसे होगा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिएगा, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल वेरीड रैपिडली एट द टाइम स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन ऑकर्स एंड और जब हमारा जो भी साइनोसॉइडल सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है बहुत ही धीरे धीरे चेंज होगा, उस समय जो एरर ऑकर होगा उस एरर को हम कहते हैं ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन या आइडियल नॉइज डिस्टॉर्शन। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक, अगर मैं इसी डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम डेल्टा मॉड्यूलेशन करते हैं तो डेल्टा मॉड्यूलेशन के समय हमें इस टाइप की स्टेयर केस सिग्नल मिलती है। ठीक है, अगर साइनोसॉइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ही तेजी से चेंज होगा तो जब ये स्टेयर बनेगी तो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी स्टेयर हैं, किसी भी स्टेयर ने इस एनालॉग सिग्नल को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो जब हमारी स्टेयर इस एनालॉग सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाती है ड्यू टू रैपिड चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉगस सिग्नल, तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक भी सैंपल नहीं मिला है, हमें एक भी कन्वर्जन नहीं मिला है। यह बात समझ में आई? या आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक भी एम्पलीट्यूड का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। ठीक है, आइडियली देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे हम स्टेयर केस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आइडियल एम्पलीट्यूड तो ये है।
बात यहाँ तक समझ में आई। तो एक आइडियल एम्पलीट्यूड के लिए इस स्टेयर केस को इस सिग्नल के ऊपर ही ओवरलैप होना चाहिए, है ना। अगर ये स्टेयर केस सिग्नल इस सिग्नल के ऊपर ही कंटिन्यूस ओवरलैप करेगा तब हम कह सकते हैं कि हम इस कंटिन्यूस सिग्नल को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक। लेकिन क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है और जो हमारी स्टेयर केस है उसकी हाइट, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो एक फिक्स्ड है, तो जिसके कारण यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिग्नल का एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। और ये जो हमारा एरर है, दैट एरर इज नोन एज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो जो ये हमारी शेडेड पार्ट है ये एरर रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एरर। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब अगर मैं यहाँ से आगे की बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ से लेकर आगे दिख रहा होगा कि जो भी साइनोसॉइडल सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो हम अब यहाँ पे देखिए स्टेयर केस का एम्पलीट्यूड हाई है और एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है। तो जब कंपैरेटर दोनों के बीच कंपैरिजन करेगा तो एक नेगेटिव पल्स जनरेट होगी। अब मैं यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पे स्टेयर केस का एम्पलीट्यूड कम है, एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो हमें कंपैरेटर का आउटपुट 1 मिलेगा, तो एक पॉजिटिव पल्स जनरेट होगी। फिर अब मैं इस पॉइंट पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो अब स्टेयर केस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू साइनोसॉइडल सिग्नल, तो जो हमारा आउटपुट है कंपैरेटर को वो अगेन लो होगा, ठीक है। तो जिसके कारण आप देख रहे हैं कि बार बार हमें 0 1 पल्स मिल रही है, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, आपको दिख रहा होगा एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन मैं बार बार उसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, ठीक है। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हमारा एरर है, ये कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग ग्रैनुलर नॉइस एरर, ठीक। आई रिपीट, when the amplitude of sinusoidal signal varied rapidly compared to the amplitude of staircase signal, then this at that time some error occur, that error is known as slope overload distortion error। और दूसरी कंडीशन, जब हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ही धीरे धीरे चेंज होता है एज कम्पेयर टू स्टेप साइज, अगर इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही धीरे धीरे चेंज होता है, एट दैट टाइम सम एरर ऑकर्स एंड दैट एरर इज नोन एज ग्रैनुलर नॉइज एरर, ठीक। तो ये दोनों एरर्स को मैंने एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब आगे ये दोनों एरर्स को मैं इस जो ये वाला डायग्राम है इसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा और ये दोनों एरर्स को आपको अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहले हम लोग स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन देखते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल इज वेरीड रैपिडली एट द टाइम स्टेयरकेस इज नॉट फॉलो द एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल, एट द टाइम सम एरर ऑकर्स एंड दैट एरर इज नोन एज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एरर, ठीक। इसको रिप्रेजेंट किया है हमने, उसी डायग्राम को आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्प्लिट कर दिया था, ठीक। जो भी हमारे स्टेप साइज है, स्टेप साइज को मैंने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा से। जो भी हमारा साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल है जिसे मुझे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्सटी से। जो हमारा डेल्टा मॉड्यूलेटर का जो भी आउटपुट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है यूटी से। बात समझ में आई? इसका जो आउटपुट है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है यूटी से। तो हर बार जो भी हमारे यूटी है ये कंपेयर होगा एक्सटी के साथ। अगर हमारे यूटी का एम्पलीट्यूड एक्सटी के एम्पलीट्यूड से कम होगा तो हमारी स्टेयरकेस हायर साइड मूव करेगी। जब हमारा एक्सटी की वैल्यू यूटी से कम हो जाएगी तो हमारी जो भी स्टेयरकेस सिग्नल है वो लो डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। और अगर ये स्टेयरकेस प्रॉपर इसको इस कंटिन्यूस सिग्नल को अगर ये फॉलो करते रहती तब कोई एरर नहीं आता। लेकिन अगर ये स्टेयरकेस इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगी तो जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है इस डिफरेंस को स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन कहा जाता है। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, इसी को मैथमेटिकल एनालाइज करने से पहले मैं इस डायग्राम में मैं इस डायग्राम में जो हमारा डायग्राम था मैं इसी में एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमारी हाइट है इसको मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है और मैंने बताया था कि दो सैंपल्स के बीच की जो डिफरेंस होता है, जो टाइम डिफरेंस होता है उसको हम लोग टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये एक सैंपल है तो ये टीएस हुआ, फिर अगली बार ये 2ts हुआ, अगली बार ये 3ts हुआ, अगली बार ये 4ts हुआ। बात समझ में आई? अगर मैं इसको ts बोल रहा हूँ देन दिस टाइम इंटरवल, ठीक है, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं तो ये हमारा 2ts कहलाएगा, दिस वन इज 3ts, दिस वन इज ये जो यहाँ पे जो टाइम होगा वो 4ts होगा।
क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो अगर बेटा मैं ये जो स्टेयर केस है, अगर मैं इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं स्लोप की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। स्लोप इक्वल टू होता है हमारा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक, तो ये जो हमारा y2 है, यहाँ y2 माइनस y1 दैट मीन्स हमें डेल्टा मिल गया। और अगर मैं x2 माइनस x1 करूँ तो दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर ये 2ts है ये ts है, 2ts माइनस ts इक्वल टू दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे मिल गया ts। ठीक, तो अगर मैं इस जो भी हमारा स्टेयर केस सिग्नल है, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप होगा हमारा डेल अपॉन ts। बात यहां तक क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि जब हम आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। क्लियर बात है यहां तक? चलिए हम अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ देखते हैं। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जिस सिग्नल को हमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है दैट इज xt, डेल्टा इज द स्टेप साइज, ut इज द आउटपुट ऑफ डेल्टा, ut इज द स्टेयर केस सिग्नल दैट इज कंपेयर्ड विद xt। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारा xt प्रॉपर, अगर हमारा इस डायग्राम में देखिएगा, फिर से इस डायग्राम में देखिएगा, अगर ये ut जो हमारा स्टेयर केस सिग्नल है अगर xt को प्रॉपर फॉलो करेगा तो कोई एरर नहीं होगा, लेकिन अगर ये ut इस xt को फॉलो नहीं कर पाएगा तो एरर होगा। ठीक, इसको आप इजी वे में ऐसा समझ सकते हैं बेटा कि अगर इसका जो स्लोप है और जो स्टेयर केस का स्लोप है अगर दोनों एग्जैक्ट रहेगा तो कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस xt का जो स्लोप होगा अगर वो इस स्टेयर केस के स्लोप से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन ऑकर होगा। बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को? तो इसी जो मैंने आप लोगों को अभी रिप्रेजेंटेशन बताया है, इसी को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में देखूं, इसी को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में देखूं तो मैथमेटिकल फॉर्म में आप इस डेरिवेशन से, इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे डेल अपॉन टी एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल अपॉन टी एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ स्टेयर केस सिग्नल। ठीक है, और हम यहाँ पे d अपॉन डी टी एक्स टी के, दैट मीन्स हम एक्स टी का वेरिएशन देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लोग एक्स टी को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं दैट मीन्स यहाँ से हमें स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल का स्लोप हुआ और ये हमारा स्टेयर केस का स्लोप हुआ। अगर हमारा स्टेयर केस का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू साइनोसॉइडल सिग्नल तो हमारा ये स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन ऑकर नहीं होगा। बात समझ में आई? लेकिन जो अगर हमारा जो भी इनपुट सिग्नल है वो तेजी से वेरी कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा मूव हो रहा है तेजी से, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा स्टेयर केस का जो साइनोसॉइडल सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, उसका स्लोप ज़्यादा है। तो अगर डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, अगर ये जो हमारा स्लोप है अगर ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्लोप ऑफ स्टेयर केस सिग्नल तो हमारा उस समय स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन ऑकर होगा। बात यहां तक समझ में आई? तो इस जो मैंने ब्लॉक में ये जो रिप्रेजेंट किया इसको ध्यान रखिएगा। दिस वन इज द कंडीशन टू अवॉइड स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। ठीक, अगर यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, तो ध्यान रखिएगा दिस वन इज द कंडीशन फॉर अवॉइडिंग स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। अगर आपसे एग्जिस्टेंस के लिए पूछा जाएगा तो आप लोगों को सिर्फ इस साइन को अपोजिट करना है। ठीक है, अगर मैं ये वाला साइन चेंज कर दूंगा तो वो हो जाएगा फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, और अगर मैं इसको इस तरफ रखूंगा तो ये होगी कंडीशन फॉर अवॉइडिंग द स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन कंडीशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्स टी, क्योंकि हमारे एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, मैंने एज्यूम कर लिया एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा एम टी। तो अगर मैं इसको डी बाई डी टी करूंगा या मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो बेटा इसका जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ओमेगा एम का टर्म आ गया ए ओमेगा एम कॉस ओमेगा एम टी। मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अगर आप कुछ बुक्स में देखें तो कुछ बुक्स में और भी डिफरेंट फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। कैसे? अगर मैं टी एस को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट ए एफ एस लिखूंगा। ठीक है, और अगर मुझे एफ एस की वैल्यू पूछा जाएगा तो एफ एस को इसी साइड रख के जो भी डेल्टा है उसको डिनोमिनेटर में यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो सिर्फ आप लोगों को ये जो मेन कंडीशन है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मैथमेटिकल जो भी इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। Now, our next error is granular noise distortion or ideal noise. ये कब होता है? जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, when the amplitude of sinusoidal signal varies very slowly as compared to slope of staircase signal. At that time, some error occurs, and that error is known as granular noise error.
बात समझ में आई। यहाँ पे भी मैंने थ्योरी में वही लिखा है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, हमारा ग्रेनुलर नॉइस एरर ऑकर होगा। और ये जो हमारे एम्पलीट्यूड में वो वेरिएशन है वो किससे कम होना चाहिए, वो हमारे स्टेप साइज से अगर कम होगा, है ना। अगर वो स्टेप साइज से कम होगा बेटा, जैसे आप इस डायग्राम में, अगर आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड में चेंज तो हो रहा है, लेकिन जो भी एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है बेटा वो इस स्टेप साइज से कम है। तो अगर वो इस स्टेप साइज के अंदर धीरे 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 अगर वो चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं एक बार 1 से, एक बार 0 से, एक बार 1 से, मैं एक बार 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको। बात समझ में, ठीक। तो एम्पलीट्यूड में स्मॉल वेरिएशन हो रहा है, लेकिन उस स्मॉल वेरिएशन को तो मैं एक ही एम्पलीट्यूड से, एक ही कांस्टेंट स्टेयर केस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है लेकिन वो बहुत ही कम है, लेकिन मैं उस चेंज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही ना रिकॉग्नाइज करने का जो एरर है, यही हमारा ग्रैनुलर नॉइज एरर कहलाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो वेरिएशन है वो इस स्टेप साइज के अंदर ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वेरिएशन और कम हो जाता और ज़्यादा हो जाता, तब डेफिनेटली मेरी जो स्टेयर केस है वो और नीचे डायरेक्शन में आती है, और तब ये वाला एरर नहीं आता, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा, व्हेन द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज minimum as compared to step size, at that time error occurs. This error is known as granular noise error, ठीक है। इसके अब ये मैंने आप लोगों को दोनों एरर बता दिए। फर्स्ट एरर हमने क्या देखा था, फर्स्ट एरर हमने देखा था स्लो पोल टू डिस्टॉर्शन, सेकंड एरर हमने देखा ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन। अच्छा, तो अब क्या किया जाए कि ये दोनों एरर्स अवॉइड हो जाए, हट जाए, क्योंकि हमारा जो भी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। वो तो अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो ये वॉइस सिग्नल भी एक एनालॉगस सिग्नल है। अगर मैं इसके पिच हाई करूंगा तो एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा, बात समझ में आई। अगर मैं कांस्टेंट पिच में बात करूंगा तो वेरिएशन बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एनालॉग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे जो भी चेंजेस करना होगा वो इस मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में ही करना होगा, ठीक है। तो क्या चेंज कर सकते हैं बेटा, हम एक ये चेंज कर सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट स्टेप साइज है उसको हम कांस्टेंट ना रख के उसको हम अकॉर्डिंग टू सिग्नल वेरी करें। बात समझ में आई। अगर जो हमारी स्टेप साइज होती है, जो मैंने आपको डेल्टा मेंशन किया था, अगर वो अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड, अकॉर्डिंग टू साइनोसॉइडल सिग्नल अगर वो वेरी करें, जब हम मतलब अगर हमारे साइनोसॉइडल सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है तो स्टेप साइज मेरे बहुत ही ज्यादा हो, और अगर साइनोसॉइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ही कम चेंजेस आ रहे हैं तो जो भी हमारे स्टेप साइज है वो बहुत ही कम हो जाए। तो इस समय मैं दोनों एरर्स को एक साथ रिड्यूस कर सकता हूं। बात समझ में। अब ये होगा किससे, इसको पॉसिबल करने के लिए हमने डेल्टा मॉड्यूलेशन में कुछ चेंजेस किया, और चेंज करने के बाद जो हमें न्यू मेथड मिला, दैट वन इज नोन एज एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन मेथड, ठीक है। और ये वाला जो हमारा टॉपिक है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, इसमें हमारी स्टेप साइज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल, और हम कह सकते हैं जिस सिग्नल को हमें मेजर करना है उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हमारी स्टेप साइज अगर चेंज हो रही है तो डेफिनेटली मैं दोनों एरर को एलिमिनेट कर पाऊंगा, और ये होता है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन मेथड में, ठीक। और ये जो हमारा एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन मेथड है हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।